हेलो, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम देखने जा रहे हैं सितंबर मंथ के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन नीट का। देखिए, फर्स्ट वन क्वेश्चन दिया है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं पूछा है कौन एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता नहीं है। ओके, तो देखिए सभी का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम जान लेते हैं। फर्स्ट वन क्रोमियम का क्या दे रखा है, तो वो 4s1 3d5 होता है। तो पैलेडियम के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s0 4d10। ओके, वही प्लेटिनम का हो जाएगा 6s1 5d9। ओके, वही मर्क्यूरी का हो जाएगा Hg का 6s2 5d10। तो देखिए हम सभी की कंपेयर कर लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या एबनॉर्मल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5, इसका है 5s0, इसका है 6s1। ओके, आमतौर पे तो क्या होता है कि s ऑर्बिटल भराने के बाद उसके बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भराने जाएगा, लेकिन अभी तो क्या हुआ, इन तीनों केस में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 5d1। ओके, तो इसका एबनॉर्मल नहीं है, नॉट एबनॉर्मल। तो किसका, मर्क्यूरी का। ओके, एबनॉर्मल नहीं यानी कि नॉर्मल है, नॉर्मल इसका ही है, बाकी सभी में तो एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट वन कंडीशन। क्वेश्चन में दिया है मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट को हम रीड कर दे, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड विच आर आयोनिक। जी हाँ, जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, हमें इनकरेक्ट निकालना है। ओके, देखिए फर्स्ट वन सही बात है कि सभी में एमो ऑक्साइड आयोनिक होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। सेकेंड वन हमें बोला है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर corresponding to the group number in transition metal oxide in attained in 2। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि स्कैंडियम 2O3 से लेकर Mn2O7 तक जितना उसका ग्रुप का नंबर है उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हम जाने तो हमें मालूम है स्कैंडियम का ऑक्साइड होता है Sc2O3, टिटेनियम का होता है TiO2, वनेडियम का हायर ऑक्सीडेशन का होता है V2O5, वही क्रोमियम का हो जाता है CrO3 और मैंगनीज का होता है Mn2O7। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, टिटेनियम का +4, वनेडियम का क्या हो जाएगा +5, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन है +6 और Mn का ऑक्सीडेशन है +7। वो उसके ग्रुप के नंबर जितना ही हो रहा है, तो सेकंड वन स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट वन कंडीशन में मुझे क्या दिया है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग फ्रॉम द V2O3 टू V2O4 टू V2O5। ओके, अब यहाँ पे तीन जो दिए है मुझे ऑक्साइड वनेडियम के V2O3 है, सेकंड वन है V2O4, थर्ड वन है V2O5। तो इन सभी में हम ऑक्सीडेशन ऑर्डर जान लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3, इसका ऑर्डर हो जाएगा +4, इसका ऑर्डर हो जाएगा +5। ओके, अब आमतौर पे हम क्या मानते हैं कि मेटल ऑक्साइड में जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उतना उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा। लेकिन अभी हमें क्या बोला है कि V2O3 से V2O4 टू V2O5 की ओर जाने से उसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगी। एसिडिक नेचर बढ़ने वाला है, बेसिक नेचर कम होने वाला है। ओके, तो ये चेन्नई वाला स्टेटमेंट है, मतलब थर्ड वाला वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन हमें क्या बोला है कि V2O4 डिजोल्व इन एसिडिक मीडियम टू गिव VO43- का सॉल्ट बनाता है। देखिए जब V2O4 को हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब वो बनाता है VO2+। ओके, वही अगर हम V2O5 की बात करें तो उसको हम जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब ये बनाता है VO4
VO4 प्लस एसिड के साथ, और अगर V2O5 को मैं अल्कली के साथ रिएक्शन करवा दूं, अल्कलीज के साथ, तब ये बनाता है VO4 3 माइनस। ओके, तो V2O4 जो एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाता है क्या, VO2 प्लस, हमें क्या दिया है VO4 3 माइनस, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन है CrO इज बेसिक एंड Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, ये बात सही है। तो देखिए ये सभी जो लाइन है वो बिल्कुल एनसीईआरटी के मुताबिक है। तो देखिए यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि सी और डी का जो ऑप्शन है वो दिल्ली में आ रहा है, तो ये दोनों इनकरेक्ट है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही जा रहा है। ओके, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 48 नंबर का। उसमें दे रखा है कि जर्कोनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 40 एंड हाफनेशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 72 सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया बिकॉज, ओके, ये दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो देखिए टिटेनियम, जर्कोनियम और हाफनेशियम ये फोर्थ ग्रुप से आते हैं। ओके, अब हम मानते हैं कि टिटेनियम वो 3D से है, ट्रांजिशन मेटल से, जर्कोनियम है वो 4D से है, और हाफनेशियम है वो 5D से है। ओके, और हम ये भी जानते हैं कि 3D से 4D का साइज ज़्यादा होता है, 4D और 5D का साइज सेम होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे हो जाता है लेंथेनेड कंट्रक्शन। ओके, इसी वजह से जर्कोनियम का जो साइज है वो है 160 पिकोमीटर, और वही हाफनेशियम का जो साइज है वो हो जाता है 159 पिकोमीटर। ओके, इसको हम लगभग इक्वली मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ये रीजन है। वही सवाल ऐसा भी बन सकता है जर्कोनियम +4 और हाफनेशियम +4, इन दोनों का साइज भी कैसा है, इक्वली होता है। ओके, तो ये इक्वल होने की वजह का रीजन यही है कि लेंथ एंड वेट कंट्रक्शन होता है, इसकी वजह से 3D से 4D का साइज बढ़ता है, लेकिन 4D और 5D का साइज इक्वली होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर का। विच स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो हमें निकालना है 49 नंबर के सवाल में। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि भाई ट्रांजिशन मेटल है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करती है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि NS इलेक्ट्रॉन और N-1 इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी जो डिफरेंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और उसी वजह से वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट है द रेडिली फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जी बिल्कुल सही बात है, उनके पास d ऑर्बिटल होने की वजह से वैलेंसी ज़्यादा शो कर सकते हैं, और उसी वजह से वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इजीली बना सकते हैं। ऑल देयर आयन आर कलरलेस, ये बात गलत है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के आयन होते हैं वो 90% केस में dd ट्रांजिशन की वजह से वो कलर शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा कि सभी कलर लेस होते हैं। नहीं, आमतौर पे ऐसा बोल सकते हैं कि सभी कलरेड होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड होते हैं वो जो कलर लेस हो जाते हैं, कुछ आयन हैं जो कलर लेस हो जाते हैं। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो चेन्नई वाला हो जाएगा। और लास्ट वन को हम पढ़ लेते हैं। देयर आयन कंटेन पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल। जी बिल्कुल सही बात है। ओके, तो आंसर हमारा इसमें हो जाएगा चेन्नई। सभी कलरलेस नहीं होते, 90% आयंस है जो कलरेड ही होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 50 में जाते। क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा है Fe+3 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe+3 कंपाउंड बिकॉज। ओके, ये Fe+3 का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जान लेते हैं और Fe+2 का भी जान लेते हैं, और उससे हम फाइंड कर लेंगे कि इन दोनों में स्टेबिलिटी Fe+3 की क्यों ज़्यादा है। तो देखिए Fe का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6। अगर Fe+3 में बनाओ तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d5, और अगर Fe+2 का बनाऊं तो ये हो जाएगा 4s0 3d6। ओके, हमें मालूम है D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D5 हो जाता है तो वो हाफ फील्ड हो जाता है, और हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी आमतौर पे दूसरे की कंपेयर में ज़्यादा होता है, इसीलिए Fe+3 का स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Fe+2 से। तो इसके पीछे का रीज़न वही है कि Fe+3 हैज़ 3d5 कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फील्ड उसको मानते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन में हमें दे रखा है
51 in acidic medium KMnO4 oxidize FeSO4 solution which of the following statement incorrect. ओके हमें अलग अलग डेटा दे रखा है और हमें बोला है कि हम उसको बिल्कुल 101% न्यूट्रलाइज कर ले, तो किस रेशियो में इन दोनों को यूज करेंगे तब ये न्यूट्रलाइज हो पाएगा। और एसिडिक मीडियम दे रखा है, मीडियम देने का पीछे का रीज़न यही है कि KMnO4 अपने एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में अलग अलग बिहेवियर करता है और उसका ऑक्सीडेशन पावर कम ज़्यादा हो जाता है। ये तो 51 नंबर के क्वेश्चन में हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे बोला है एसिडिक मीडियम में KMnO4 ऑक्सीडाइज FeSO4 सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके तो पहली बात तो ये है कि एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में। ओके और वो फेरस को ऑक्सीडाइज करता है फेरिक में Fe+3 में। अब कंडीशन क्या हुई कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है Fe+2 से Fe+3 होने के लिए। तो अगर हम ऐसा मान ले कि इसका एन फैक्टर कितना है 5, इसका एन फैक्टर कितना है 1। ओके बस अब सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं और उस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं क्या करूँ, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए हम, तो मैं ऐसा बोले कि N1V1 इज इक्वल टू A2V2 100% न्यूट्रलाइज के लिए। ओके तो नॉर्मलिटी के लिए तो एन फैक्टर लिखना है कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर मोलरिटी का केस आएगा तो हम ऐसा लिखेंगे A1M1V1 इज इक्वल टू A2M2V2। ओके ये बात हुई। चलो नॉर्मलिटी को नॉर्मलिटी के फॉर्म में लिखते हैं, मोलरिटी को मोलरिटी वाले फॉर्मूले में लिखते हैं। फर्स्ट वन KMnO4 का कितना ml दे रखा है 10, नॉर्मलिटी कितना 1, तो 1 क्रॉस में क्या करूँ 10 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर 100% न्यूट्रल होगा तो इक्वल कितना नॉर्मलिटी 5 और कितना ml है 10 ml, इसका आंसर कितना होगा 10, इसका आंसर कितना हो जाएगा 50। तो ये तो ठीक नहीं है। ओके तो इससे तो न्यूट्रलाइज नहीं होगा। चलो नेक्स्ट वन, सेकंड केस में मुझे दिया है 10 ml 1 मोलर KMnO4। ओके अब मोलारिटी दे रखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मोलारिटी दे रखा है तो एन फैक्टर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एन फैक्टर कितना 5, मोलारिटी कितना 1, ml कितना 10। ओके इज इक्वल टू, अब एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। ओके मोलारिटी कितना दे रखा है मुझे 5। ओके इसका वॉल्यूम कितना है 10, इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 50 और इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 50। तो ये बात फिक्स है कि इसमें 100% न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर, तो हमारा आंसर हो जाएगा बॉम्बे। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 नंबर का सवाल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M2+M विल बी डिपेंड ऑन। ओके तो रिडक्शन पोटेंशियल किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है फर्स्ट वन एटोमाइजेशन एनर्जी पे, एटोमाइजेशन एनर्जी पे। सेकंड वन डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। और थर्ड वन किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रेशन पे, हाइड्रेशन एनर्जी पे। ओके तो देखिए तीनों बात है, फर्स्ट वन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑल ऑफ दिस सभी पर डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते, द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट एग्जिस्ट टुगेदर इन, कौन सी दो कंपाउंड की जो पेयर है उसमें से कौन सी दो पेयर है जो एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। तो देखिए अभी क्या है कि फर्स्ट वन ऑप्शन में क्या दे रखा है मुझे, FeCl3 यानी कि किस स्टेट में है, Fe+3 में। यहाँ पे कौन से स्टेट में है, Sn+2 में। तो यहाँ से ऐसा हो सकता है कि ये हो जाए Fe+2 और इसको कन्वर्ट कर दे Sn+4 में। तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो सेकंड वन कंडीशन में मुझे क्या दे रखा है, FeCl2 यानी कि Fe+2 और दूसरा क्या है Sn+2। तो अब देखिए यहाँ से ये रिड्यूस नहीं हो सकता, ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि ये भी इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा FeCl2 और SnCl2 दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन
क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दे रखा है कि फॉलोइंग ऑर्डर इज ऑब्जर्व इन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द सर्टेन आयन। ओके, अब क्या दे रखा है 54 में कि VO2 प्लस Cr27 माइनस 2 और MnO4 माइनस का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसका ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा। द रीज़न, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो हमें सीधी तौर पर मालूम है कि जैसे जैसे इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीसीज टू विच दे आर रिड्यूस, जैसे जैसे उसका स्टेबिलिटी बढ़ता वैसे वैसे, मतलब लोअर स्पीसीज का स्टेबिलिटी बढ़ता है वैसे उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीसीज टू विच दे आर रिड्यूस। ओके, और ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन से बना हुआ सवाल है और एनसीईआरटी का भी सवाल है ये तो 54 नंबर का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं यहाँ पर 55 नंबर का। व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ Fe प्लस x इफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज 20/24। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि म्यू इज इक्वल टू √n, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा n+2। ओके, अभी हमारा आंसर कितना है तो √24, इसका मतलब कि n कितना होगा तो n इज इक्वल टू 4 होगा। तो मुझे ये फाइंड करना है कि किस स्टेट में Fe का d ऑर्बिटल में मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 होता है। ओके, तो मैं चेक करके देख लेता हूँ। देखिए फर्स्ट वन तो Fe का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो ये होता है 4s2 3d6। ओके, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा। ओके, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 4, लेकिन ये तो मुझे दिया नहीं है। अगर दिया होता 0 ऑक्सीडेशन नंबर तो ये आंसर आ सकता था, लेकिन वो तो है नहीं। सेकंड में चला Fe+1 करके देख लेते। Fe+1 में क्या हो जाएगा 4s1 3d6, तो अभी इसमें भी क्या हो जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा 5, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये भी ठीक नहीं है। चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम Fe+2। चलो Fe+2 में क्या हो जाएगा 4s0 3d6, इसमें भी कितना है 4। ओके, तो यहाँ पर 4 है जी हाँ, 4 होने से 24 हो जाएगा √24, तो Fe+2 ही है। ओके, देखिए यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। अगर 0 ऑप्शन होता कि ऑक्सीडेशन स्टेट Fe के फॉर्म में हो तब जाके भी उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो √24 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे Fe2+ में भी 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाते हैं। इसी वजह से क्या हो जाएगा कि अभी x नंबर है वो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें क्या दे रखा है 56 नंबर के क्वेश्चन में हमें बोला है कि भैया कौन सा ऑर्डर सही, नॉट प्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर, कौन सा करेक्ट नहीं है, करेक्ट निकालना है मुझे। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा फाइंड करना विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर, गलत कौन सा है। तो देखिए अब पहले तो वही बात हुई कि Vanadium+2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा, Cr+2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा, Mn+2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा और Fe+2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा। तो देखिए वनेडियम का D3 हो जाएगा, Vanadium+2 का D3 हो जाएगा, Cr+2 का D4 हो जाएगा, Mn+2 का D5 हो जाएगा और Fe+2 का क्या हो जाएगा D6। अब देखियो D3 में कितना हो जाता है 3.87, D4 में कितना होता है, D4 में नंबर मिलता है 4.90, D5 में कितना होता है 5.92। ओके, और D6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा 4, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 4.90। तो देखिए यहाँ पे अभी बोला है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो इससे ज्यादा तो है, ये इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये नहीं है, यहाँ पे ज्यादा ये गलत हो जाता है। ओके, तो कंडीशन ये है कि ये ऑर्डर ही गलत है। ये जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे Fe+2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाता है Mn+2 के कंपेयर में, तो ये जो ऑर्डर है वो गलत है। बाकी आयोनिक साइज Ni+2 Cu+2 Fe+3 और
Mn+2 आयोनिक साइज, ये भी बात सही है, बढ़ती जा रही है। CO3+, Fe3+, Cr+3, स्कैंडियम+3, स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ये बात भी सही है। स्कैंडियम, टिटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात भी सही है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है इस तरफ जाने से। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ये फर्स्ट वाला ही। नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम देखते हैं 57 नंबर। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग विथ सल्फाइड इज रिड्यूस्ड टू। ओके, जब हम एसिडिक को K2Cr2O7 को सल्फाइड आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो खुद किस में रिड्यूस होता है वो बात बताइए हमें, क्योंकि सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज करवाता है। तो K2Cr2O7 को जब हम रिएक्शन करवाते हैं SO3 सल्फाइड आयन से, SO3-2 से एसिडिक मीडियम में H+ के साथ, तब ये बन जाता है Cr3+। तो सल्फाइड को कन्वर्ट कर देता है सल्फेट में SO4-2 में, और प्लस रिलीज हो जाता है H2। ओके, तब इस रिएक्शन को मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 3SO4, ये हो जाएगा 8H+, ये हो जाएगा 2Cr, और ये 3SO4, और यहाँ पे हो जाएगा 4H2O। ओके, देखिए हमें ज़्यादा इस रिएक्शन से मतलब नहीं है, केवल मुझे तो यही निकालना है कि Cr2 किस में कन्वर्ट होता है। तो ये कन्वर्ट होता है Cr+3 में। किस में कन्वर्ट होता है? Cr+3 में। क्यों? इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, तो रिड्यूस हो गया Cr+3 में। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? चलिए। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन 58 नंबर का सवाल जान लेते। व्हाट वुड हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विद अ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड? ओके, तो यही सवाल को एनसीईआरटी में दिया गया है कि भाई मीडियम का इफेक्ट भी होता है। अगर आपके पास क्रोमेट आयन है, जैसे कि मैं लिखूं CrO4-2, इसमें अगर एसिड को ऐड कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cr2O7-2 में, और H2O फॉर्म होता है। इससे उल्टा क्या होता है कि अगर मेरे पास Cr2O7-2 है और अगर उसमें बेस में ऐड कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CrO4-2 में। यानी कि डाइक्रोमेट में बेस ऐड करने से वो हो जाता है क्रोमेट, और क्रोमेट में एसिड ऐड करने से ये हो जाता है डाइक्रोमेट। तो देखिए यहाँ पे वही बोला है कि भाई पोटेशियम क्रोमेट ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यानी कि उसमें एसिड ऐड करने से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डाइक्रोमेट और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ से निकल के सामने आएगा बॉम्बे कि Cr2O7-2 एंड H2O आर फॉर्म। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 59। हमें दो स्टेटमेंट दे रखे। फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसा बोला है कि इन CrO5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इज +6। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या होना चाहिए कि भाई CrO5 का स्ट्रक्चर मुझे मालूम होना चाहिए। तो देखिए मैं कन्वर्ट कर दूं कि CrO5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। CrO5, ओके, इसमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +6 +1 +1 +1 +1 और यहाँ से +2, तो कुल मिला के हो जाएगा +6। तो जो फर्स्ट वन स्टेटमेंट है वो तो सही है। सेकंड में मुझे बोला है Cr2O7-2 इन येलो इन कलर। ओके, ये बात गलत है, क्योंकि Cr2O7-2 ये तो ऑरेंज कलर का होता है। ओके, क्रोमेट जो होता है वो येलो कलर का होता है, और जहाँ तक बात करें डाइक्रोमेट की वो तो ऑरेंज कलर का होता है। तो देखिए फर्स्ट वन स्टेटमेंट सही है, सेकंड वन गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ओके, चलो सेकंड वन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, मार्क द चॉइस। ओके, यहाँ पे देखना है दोनों को कि फर्स्ट वन कंडीशन में मुझे दिया है मिस मेटल। तो देखिए मिस मेटल किसे बोलते हैं? तो मिस मेटल बोलते हैं हम टिटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 प्लस ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, इसे हम बोलते हैं मिस मेटल। सॉरी, थोड़ा गलत हो जा रहा। मिस मेटल के तौर पे क्या होता है कि भाई लेंथेनॉइड को हम जब मैग्नीशियम के साथ मिलाते हैं तब जो फॉर्म होता है
उससे हम बोलते हैं। तो देखिए मिक्स मेटल के तौर पे क्या आएगा, तो मिक्स मेटल हो जाएगा अलॉय ऑफ लैंथेनॉइड। ओके, और TiCl4 और AlCl3 थ्राइस को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट है ये। तो जिगलर नाटा का फॉर्मूला हो जाएगा TiCl4 AlCl3 थ्राइस मिक्स मेटल Li फॉर लैंथेनॉइड इन मैग्नीशियम मेटल्स। और ब्रास के बारे में बात करें तो ब्रास इसका एलॉय है, तो ब्रास में होता है Cu एंड Zn। वही ब्रॉन्ज में होता है, ब्रॉन्ज में होता है Cu और Sn। ओके, ब्रास Cu और Zn और ब्रॉन्ज में होता है Cu प्लस Sn। ओके, तो सभी को मिला है। तो देखिए फर्स्ट वन में क्या होगा, तो फर्स्ट वन से यहाँ से आंसर निकल के हमारे सामने आएगा कि देखिए मिक्स मेटल यानी कि सेकंड नंबर वाला, जिगलर नाटा यानी कि थर्ड नंबर में है, ब्रास यानी कि इसमें Zn होना चाहिए यानी कि फोर्थ नंबर वाला, और ब्रॉन्ज यानी कि Cu और Sn यानी कि फर्स्ट नंबर वाला। तो 2 3 4 1 2 3 4 1, तो आंसर हमारा बन जाएगा ये बॉम्बे। ओके, 2 3 4 1 क्लियर। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं, 61 नंबर का सवाल। फॉर द रिएक्शन, ओके अब केमिकल काइनेटिक की बारी आई। फॉर द रिएक्शन A प्लस B प्रोडक्ट इट इज ऑब्जर्व दैट, ओके यहाँ पे अब क्या बोला है, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A ओनली। यहाँ पे रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट है A प्लस B। यहाँ पे क्या बोला है, केवल और केवल मैं A का कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूँ, तो रेट है वो भी रिएक्शन का रेट है वो डबल हो जा रहा है। इसका मतलब रेट और A का कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इस सेकंड वन कंडीशन में क्या बोला है मुझे, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B देयर इन चेंज ऑफ द फैक्टर ऑफ 8 इन रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, पहली कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि जो A का पावर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ओके, सेकंड वन में मुझे क्या बोला है कि दोनों का कंसंट्रेशन में डबल कर रहा हूँ। अब तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A को तो ऐसे लिख सकता हूँ और B को लिखने के लिए मुझे कुछ अभी डेटा चाहिए। तब क्या हो जाएगा रेट, तभी मुझे बोला है कि दोनों का कंसंट्रेशन डबल किया, मैंने A को 2A किया और B को मैं 2B कर दूं, तभी मेरा रेट कितना हो जाता है, जो फर्स्ट रेट आता है उससे 8 गुना हो जाता है, ये 8 गुना हो जाता है। ये कब बनेगा, जब यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा 2 यानी कि ये हो जाएगा 4B, यहाँ से हो जाएगा 2A, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा 8AB। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और B के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तब जाके हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों का कंसंट्रेशन डबल करने से जो रेट है वो फैक्टर ऑफ 8 से बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ से इसका इक्वेशन फॉर्मूला पता कर सकते हैं कि रेट A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और B के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हमारा आंसर निकल के सामने आएगा रेट A इंटू B रेस टू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर का सवाल। यहाँ पे क्या बोला है, द रेट ऑफ रिएक्शन A प्लस B प्लस C दिस प्रोडक्ट इन गिवन बाय। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो क्या करते हैं हम सभी ऑर्डर का सम निकाल दें। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मिला के हो जाएगा 13/12। ओके, तो आंसर हमारा निकल के सामने आएगा ये दिल्ली। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर का। 63 नंबर के क्वेश्चन में मुझे दिया है, इन द रिएक्शन 2x गिव्स y द कंसंट्रेशन ऑफ x डिक्रीजेस फ्रॉम 0.50 मोलर टू 0.38 मोलर इन 10 मिनट। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन मोलर सेकंड इनवर्स ड्यूरिंग इन इंटरवल। इस टाइम के दौरान उसका रेट कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए जो रिएक्शन दे रखा है उससे मैं उसका रेट इस तरीके से लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू -1/2 dx अपन क्या हो जाएगा dt। ओके,
इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/2 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स क्या है, उसका कंसंट्रेशन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी। ओके जी, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.50, फाइनल कितना हो जाएगा 0.38, डिवाइड में क्या कर दूँ, डेल्टा टी कितना मुझे दे रखा है, यहाँ पे सवाल में दे रखा है 10 मिनट, पर मुझे आंसर में निकालना है सेकंड में, तो ये हो जाएगा 10 क्रॉस 60। ओके, तो देखिए अब इस सब को हम मिलाएं तो इसका आंसर मिलेगा मुझे, देखिए -1/2 क्रॉस ये हो जाएगा 0.12 डिवाइड ये हो जाएगा 600। तो ये आंसर बन जाएगा, जैसे कि देखो अभी थोड़ा आगे निकाल लेते हैं हम, -1/2 क्रॉस 12 डिवाइड में कर दो 100 क्रॉस 1/600। ओके, तो यहाँ से 6 दुगना 12 और 6 से 6 मर जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 10⁻⁻⁴। क्लियर, तो यहाँ से आंसर निकल के सामने आ जाएगा 1 क्रॉस 10⁻⁻⁴। ये रेट किस में, मोलर सेकंड इनवर्स में, तो आंसर हमारा बन जाएगा ये डेली। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट का यूनिट पूछा है, रेट कांस्टेंट का नहीं पूछा। रेट कांस्टेंट का ऑर्डर के मुताबिक बदलता है, लेकिन रेट का जो यूनिट है वो तो वही रहता है। ओके, तो रेट तो क्या होता है, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है वो डिवाइड में क्या कर दूंगा, डेल्टा टी। ओके, कंसंट्रेशन को हम किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में। अगर टाइम को मैं लिखूँ टाइम के तौर पे, ये तो हो जाएगा टाइम, तो ये फॉर्मूला मतलब इसको सॉल्व करते क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स, तो ये तो आंसर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। ओके, 64 नंबर के क्वेश्चन में मुझे दिया द यूनिट ऑफ रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, मुझे रेट का ही यूनिट बताना है, तो यही हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स। ये आंसर हो जाएगा 64 नंबर के सवाल में। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं हम, 65 नंबर का सवाल। यहाँ पे क्या बोला है, फॉर द रिएक्शन A gives B has been found that the order of the reaction is 0 with respect to A. Which of the following expression correctly describes the reaction? Okay, कौन सा फॉर्मूला जीरो ऑर्डर को शो कर रहा है वो हमें बताना है। तो देखिए, तो फर्स्ट वन फॉर्मूला है वो फर्स्ट ऑर्डर से आता है। ओके, यहाँ पे सेकंड जो फॉर्मूला है वो जीरो ऑर्डर का ही है, क्योंकि A नॉट माइनस A हम कर लें तो जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वही मिलेगा, और वो कितना होता है, KT के कितना ही होता है। ये T1/2 का फॉर्मूला है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर से 0.693 डिवाइड के। ओके, ये T1/2 का फॉर्मूला वो भी nth ऑर्डर के लिए हम लिख सकते हैं। ओके, तो जीरो ऑर्डर के लिए केवल एक ही फॉर्मूला है, N0 माइनस A इज इक्वल टू KT। ओके, चलो नेक्स्ट वन सवाल 66 नंबर का। 66 में क्या बोला है, टू फ्लोट आर द शो बिलो बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम t, which of given order are the show by the graph respectively। ओके, दो ग्राफ हमें दे रखे, उसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऑर्डर का ये ग्राफ बना के दिया है हमें। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सॉल्व करके जाने। तो देखिए जो फर्स्ट वन ग्राफ है वहां पे मुझे दिया है A माइनस एक्स, तो A माइनस एक्स क्या है, A माइनस एक्स तो है T टाइम का कंसंट्रेशन यानी कि AT है। यहाँ पे भी A माइनस एक्स क्या है, तो T टाइम का कंसंट्रेशन यानी कि AT है। ओके, जब हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A नोट है और उसमें से अगर X प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है
तो जो बाद में जो कंसंट्रेशन बचता है उसे हम बोलते हैं AT, टी टाइम का कंसंट्रेशन। ओके, तो अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला बनाऊं, जैसे कि आगे के क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया उस तरीके से कि भाई AT, टी टाइम का कंसंट्रेशन माइनस A0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT। ओके, अब मुझे ग्राफ बनाना है, किसके प्रोपोर्शनल बनाना है, तो मुझे A माइनस एक्स वर्सेस टी का बनाना है। ओके, तो यहां से मैं AT को निकालू तो AT हो जाएगा, AT इज इक्वल टू हो जाएगा, ओके ये हो जाएगा माइनस KT, तो ये माइनस KT प्लस ये हो जाएगा A0। बिल्कुल, अब इसको मैं मान ला y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लेता हूँ। देखिए इस ग्राफ को हम डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे A का कंसंट्रेशन, यहाँ पे मैं ले लूँ T, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव K जितना, और इसका इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा A0 जितना। ओके, तो बस वही बात तो दे रखी है। तो फर्स्ट वन तो क्लियर हो गया, ये तो किसका है, जीरो ऑर्डर का। जो फर्स्ट वन ग्राफ दे रखा है वो किसका है, तो वो तो जीरो ऑर्डर का है। ओके, अब हम nth ऑर्डर के लिए अगर k का जो फॉर्मूला बनाते हैं उसमें सबको मालूम है, तो इस तरीके से लिखते हैं 1/AT इज इक्वल टू KT प्लस 1/A0, 1/A0 हो जाएगा। अब इसको भी मैं वहीं से कंपेयर कर दूं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/AT का मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे अब मैं क्या लूंगा 1/AT लूंगा, और मुझे वही दे रखा है 1/AT, पर मैंने पहले ही बताया कि A माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, टी टाइम का कंसंट्रेशन। ओके, वर्सेस टी का मैंने ग्राफ बनाया, तब क्या हुआ कि यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। बिल्कुल, और इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है 1/A0 का, तो हमारा ग्राफ अब यहाँ से शुरू होगा और पॉजिटिव स्लोप देगा मुझे, जिसका स्लोप कितना हो जा रहा है K जितना। ओके, अब ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर का ग्राफ इस तरीके से हमें मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन जो है वो जीरो ऑर्डर है, सेकंड वन जो है वो सेकंड ऑर्डर है। फर्स्ट वन जो जीरो ऑर्डर है, सेकंड वन है वो सेकंड ऑर्डर है। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। 67 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई a reaction is 50% complete in 2 hour and 75% completed in 4 hour. The order of the reaction. हमें दो चीजें मालूम है कि अगर जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है तो उसका जो x है ना वो टाइम के मुताबिक बदलता है। मतलब कि जो मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम कोई रिएक्टेंट है, उसमें से हुआ 15 ग्राम और उसमें से हो गया 25 ग्राम। अब देखिए इसको मैं दो जीरो ऑर्डर से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ और फर्स्ट ऑर्डर से भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना कम हुआ तो हम बोलेंगे यहाँ से 50 ग्राम कम हो गया। यहाँ पे मान लीजिए इसको टाइम लगा x मिनट, कितना टाइम लगा x मिनट। ओके, चलो x ही नहीं कुछ टाइम ही मान लेते हैं, जैसे कि इसको लगा 2 मिनट लगा यहाँ से, तो यहाँ से 15 ग्राम में से कितना हुआ 25 ग्राम। इसका मतलब यहाँ से भी कितना कम हुआ 25 ग्राम। तो अगर 50 को मतलब 50 ग्राम कम होने के लिए 2 मिनट चाहिए तो 25 ग्राम होने के लिए 1 मिनट चाहिए। ओके, मतलब कि जितना कम हो रहा है उसके मुताबिक टाइम होगा, मतलब टाइम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रिएक्शन कौन सा, जीरो ऑर्डर का। लेकिन अगर इसी सवाल को हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करें, जैसे कि यहाँ से 100 से क्या हुआ 50, मतलब कितना परसेंटेज कम हुआ, तो आप बोलेंगे 50% कम हुआ। 50 से कितना हुआ 25, तो ये भी कितना परसेंट कम हुआ, तो 50% कम हुआ। परसेंट में बोले तो ये इसका भी 50% ही हुआ। तो अगर यहाँ पे परसेंट इक्वल है, x परसेंट इक्वल है, तो इसका टाइम इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो ये किसको शो करता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर को शो करता है। तो देखिए अब यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए तो हम कैसे, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 100 ग्राम है, मेरे पास कितना ग्राम है 100 ग्राम, और यहाँ से कितना हुआ 50 ग्राम, और वहां से कितना हो गया 25 ग्राम। तो मैं इसे 100% मान लूं, यहाँ से 50% हुआ, यहाँ से 25% हुआ,
अगर 100 का 25 हुआ, इसका मतलब रिएक्शन कितना परसेंट हो गया, तो 75%। क्लियर। लेकिन हम इसको इस तरीके से जाने कि 100 से 50 यानी कि 50% ये कम हुआ, फिर नेक्स्ट वन में 50 से 25 तो फिर से ये 50% कम हुआ। क्लियर। तो हमें बोला है कि 100 से 50% कंप्लीट कितने टाइम में हो रहा है, 2 आवर में, और 75% कंप्लीट कितने टाइम में हो रहा है, 4 आवर में। तो देखिए यहाँ पे 2 आवर लगा, तो यहाँ पे भी कितना लगेगा, 2। तो परसेंट इक्वल है तो टाइम इक्वल आ रहा है, तो ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, तो हमें मालूम हो जाएगा कि वह फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। क्लियर। ओके। अगर यही सवाल थोड़ा बहुत इस तरीके से हो जाता कि भैया यहाँ से हो रहा है 2 आवर और यहाँ पे लग रहा है, टोटल लग रहा है 3 आवर, तो अब क्या होता, तो आप बोल देते ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 में से 50 यानी कि कितना कम हुआ, 50 ग्राम मान के चले, तो ये टाइम अगर 2 आवर लगा तो यहाँ से 50 में से 25 के लिए 1 लग जाता। लेकिन वो सवाल नहीं है अभी तो हमें परसेंटेज से सॉल्व हो रहा है और परसेंट इक्वल है, टाइम इक्वल आ रहा है, तो ये रिएक्शन हमारा कौन सा ऑर्डर का हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का। ओके। तो आंसर निकल के सामने आएगा बॉम्बे। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन बाय फ्लोटिंग log 10k वर्सेस 1/t रिप्रेजेंट विच टर्म। मतलब कि हमें बोला है कि स्लोप का वैल्यू आ रहा है, स्लोप का वैल्यू हमें निकालना है कितना होगा जब हम log k वर्सेस 1/t के ग्राफ को रिप्रेजेंट करें, तब उसका स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये आर्यनिस इक्वेशन के मुताबिक बनता है। उसका फॉर्मूला है k इज इक्वल टू a इंटू ए रेस टू माइनस e अपॉन आर टी। ओके। इसको मैं कन्वर्ट कर दूं लॉग में, तो पहले मुझे लिखो ln k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a माइनस क्या हो जाएगा, e अपॉन आर टी। ओके। चलो इसे हम थोड़ा बहुत आगे लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस e अपॉन आर टी। अब सभी को मैं 2.303 से डिवाइड कर लूं, तो ये हो जाएगा log k इज इक्वल टू हो जाएगा log a माइनस हो जाएगा e अपॉन 2.303 आर टी। ओके। अब मुझे जो ग्राफ बनाना है उसके मुताबिक अगर इस फॉर्मूला को मैं लिखूं तो थोड़ा इजी लगेगा, जैसे कि log k इज इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303 आर टी प्लस क्या हो जाएगा log a। अब इसको मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर दूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके। तो देखिए अब हम सबको मालूम पड़ रहा है कि मैंने y वर्सेस किसका ग्राफ बनाया है, 1/t का। अगर y वर्सेस 1/t का मैं ग्राफ बनाऊं तो उसका स्लोप m कितना निकल के सामने आ रहा है, माइनस e अपॉन 2.303, और इसका इंटरसेप्ट का वैल्यू पूछा होता तो log a हो जाता। तो हमारा आंसर यहाँ से निकल के सामने आएगा, वो होगा माइनस e अपॉन 2.303 r। ओके। अगर ln का पूछा होता, ln k वर्सेस 1/t का अगर ग्राफ पूछा होता तो इसका स्लोप मिलता मुझे e अपॉन r, लेकिन यहाँ तो log के बारे में पूछा है, तो यहाँ से एक बढ़िया सवाल इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट वन 69 नंबर का सवाल मुझे दे रखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजिंग बाय 2.5 टाइम व्हेन द टेम्परेचर इज राइज टू 300 केल्विन टू 310 केल्विन। इफ k is the rate constant 300 Kelvin, then the rate constant of 310 Kelvin will be equal to, okay, कितना होगा रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर में 10 सेल्सियस की बढ़ोतरी कर रहा है। तो हम ऐसा आमतौर पे बोलते हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर 10 सेल्सियस का आप टेम्परेचर में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट के मुताबिक उसका रेट 2 गुना या फिर 3 गुना हो जाता है। जनरली केस में 2 गुना होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमें बोला है कि 2.5 गुना हो रहा है। तो मैं इसका फॉर्मूला लगा दूं
R2/R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2/K1 कितना गुना हो रहा है 2.5 का मैं क्या लिख दूं डेल्टा T/10। ओके, अब कितना टेम्परेचर में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो 10 सेल्सियस का, तो यहाँ पे n का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा 1, तो ये हो जाएगा क्या K2/K1 इज इक्वल टू 2.5 का 1 पावर K2/K1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5। तो मुझे निकालना है K2, तो K2 बन जाएगा 2.5 K1, 2.5 K1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 2.5 K यानी कि K1 जो हमें दे रखा है। If the K is the rate constant of 300 Kelvin, okay. चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन 70, and increasing the concentration of the reactant of a reaction leads to the change in, okay. तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या बढ़ता है वो बात हमें पूछा है यहाँ पे, कौन सा चेंज आता है, तो बोला है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ जो कॉलिजन कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो वही तो बात होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि कॉलिजन बढ़ जाता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंज आता है नहीं भाई, हीट ऑफ रिएक्शन नहीं होता कुछ, थ्रेशोल्ड एनर्जी में कुछ चेंज आता है नहीं। ओके, इन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन लीड्स टू द चेंज इन, ओके, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ओके, तो आंसर हमारा बन जाएगा इसमें ए। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉर द होमोजेनियस एलिमेंट्री रिएक्शन A plus B gives C, the unit of rate is, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में जो 64 नंबर का जो सवाल था हमारा, उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जो 65 नंबर का ये सवाल है उसमें रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे निकालना है रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन का यानी कि मोल पर लीटर का 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स हो जाएगा। जी हाँ, ओके, मुझे क्या बोला है सेकंड ऑर्डर का, तो सेकंड ऑर्डर के लिए मैं क्या करूँ, तो मोल बाय लीटर 1 माइनस 2 इंटू टाइम इनवर्स हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का -1 पावर इंटू टाइम का -1, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये आंसर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर इंटू टाइम इनवर्स। यहाँ पे आंसर सही है चेन्नई। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो हमारा था वहां पर हम पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर का, क्योंकि इसमें भी रेट पूछा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों में रेट पूछा हो, रेट का यूनिट पूछा हो। यहाँ पे क्या हुआ, फॉर द होमोजेनियस एलिमेंट्री रिएक्शन A plus B gives C, द यूनिट ऑफ रेट। ओके, रेट का यूनिट अब पूछा है तो अब रेट का यूनिट अब सीधा बोल देंगे, मोल पर लीटर इंटू टाइम इनवर्स, वो ऑर्डर पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो 71 नंबर के सवाल में आंसर हो जाएगा बॉम्बे मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ओके, और यहाँ पे जो एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखा है उसको तो हम मान सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि एक ही स्टेप में रिएक्शन खत्म हो जा रही है, और अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका जितना मोलिकुलरिटी है उतना ही उसका पावर ऑर्डर भी हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है वो तो हमें मालूम है, लेकिन ऑर्डर जो है वो रेट के यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है, वो हम मान के चलते हैं यहाँ से। ओके, और वो सबको मालूम भी है। तो नेक्स्ट वन सवाल 71 नंबर का सवाल। 71 में क्या दे रखा है, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K, द टाइम T रिक्वायर्ड टू द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। ओके, 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो
तो टाइम का फॉर्मूला लगा देते हैं, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड क्या कर दूँ के लॉग, मुझे परसेंटेज में दिया है तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड क्या कर दूँ 100 माइनस एक्स परसेंट, कितना परसेंट रिएक्शन हुआ है उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। 2.303 डिवाइड के लॉग यहाँ पे हो जाएगा 100 डिवाइड, ये कितना परसेंट रिएक्शन हो गया है 99%, यानी कितना बचा 1, 100 माइनस 99 यानी कि 1, यहाँ से हो जाएगा कि 2.303 डिवाइड कर लूँ मैं के लॉग, ये हो जाएगा 100 यानी कि 10⁻², तो टाइम बनेगा 2.303 डिवाइड के 2 आगे आएगा तो ये बन जाएगा 2, तो यहाँ से आंसर मेरे को मिलेगा 4.606 डिवाइड के, तो हमारा आंसर बन जाएगा 99% कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा 4.606 डिवाइड के। ओके, नेक्स्ट वन 73 नंबर का सवाल। 73 में क्या दे रखा है, फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, तो जो मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे मुझे उसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो अब कंडीशन क्या बनेगी कि ये रिएक्शन है 2NO प्लस H2, यहाँ से फॉर्म हो रहा है N2 प्लस H2O। अब अगर मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो उसका जो रेट है वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे, तो यहाँ पे जो सेकंड वन स्टेप है वो स्लो स्टेप है, तो हम स्लो स्टेप से स्टेप के मुताबिक उसका रेट लिखे तो हो जाएगा R इज इक्वल टू के N2O2 का कंसंट्रेशन इंटू H2 का कंसंट्रेशन। ओके, अभी तो देखिए तो H2 तो हमारे रियल रिएक्टेंट है, लेकिन N2O2 तो इंटरमीडिएट के फॉर्म में आ रहा है, तो मुझे N2O2 की जगह लाना पड़ेगा क्या NO को। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन का सहारा लो। तो फर्स्ट वन जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दे रखा है मुझे, तो उसका रेट मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिखूँ कि भाई के फॉरवर्ड, जो के फॉरवर्ड है वो NO का स्क्वायर हो जाएगा, और जो के बैकवर्ड है वो हो जाएगा के बी N2O2। अब मैं N2O2 को अगर सब्जेक्ट बनाऊं तो ये हो जाएगा KF अपॉन के बी इंटू NO का पावर 2। अब इसका वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं तो ये R हो जाएगा क्या के, सबको के मिला के ये हो जाएगा के डैश। ओके, अब क्या लिखूं मैं N2O2 की जगह NO का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा H2। क्लियर, तो टोटल इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा NO पावर 2 और H2 का पावर 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं के डैश NO स्क्वायर NO की पावर 2 इंटू H2, तो आंसर हमारा बन जाएगा E। नेक्स्ट वन रिएक्शन 74 नंबर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 53I128 T1 आप मुझे दे रखा है 25 मिनट लेफ्ट आफ्टर 75 मिनट। ओके, तो इस रिएक्शन के अंदर मुझे फाइंड करना है कि भाई 75 मिनट के बाद उसका कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के मुताबिक कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाते हैं n का, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम लगने वाला है वो टोटल टाइम डिवाइड मैं उसको कर दूं हाफ टाइम से, तो टोटल टाइम मुझे दिया है 75 और हाफ टाइम मुझे दे रखा है 25, तो इसका n फैक्टर कितना मिल जाएगा मुझे n। ओके, अब मुझे कैलकुलेट करना है रिमेइंग कंसंट्रेशन, तो कैलकुलेट द फ्रैक्शन रिमेनिंग, जो कंसंट्रेशन बाकी बचा है उसे मैं निकाल दूं, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 का n मुझे कितना मिला 3, तो 1/2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 1/8। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के सामने आएगा 1/8 हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट में 1 था, 25 मिनट के बाद कितना हो जाएगा 1/2, फिर 25 मिनट के बाद क्या हो जाएगा 1/4, और फिर 25 मिनट के बाद क्या हो जाएगा 1/8, तो टोटल कितना मिनट हो गया 75 मिनट हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74 नंबर का, सॉरी 75 नंबर का। फॉर द होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन A gives B plus C plus D,
द इनिशियल प्रेशर वॉज पी नॉट, व्हील प्रेशर आफ्टर टाइम टी वॉज पी, और पी जो है वो पी नॉट से ज़्यादा है। द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट के इज, इसका एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए गैसीय स्टेट में हमें दे रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि ए हमारे पास रिएक्टेंट के तौर पे उससे बन रहा है क्या, बी प्लस सी प्लस डी। ओके, अब मुझे इसका इनिशियल जो प्रेशर है वो दे रखा है, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे, पी नॉट है तो ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। लेकिन टी इज इक्वल टू टी टाइम पे मुझे क्या दे रखा कि इसका प्रेशर पी नॉट में से x कम हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा x, इसका भी x और इसका भी x हो जाएगा। तो अगर टी टाइम पे टोटल प्रेशर मुझे दे रखा है p कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि p इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट प्लस 2x। तो यहाँ से मैं निकालूँ x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा p माइनस पी नॉट डिवाइड 2, और इस वैल्यू को मैं t टाइम के प्रेशर में अप्लाई कर दूँ। तो t टाइम पे a का प्रेशर कितना हो जाएगा, तो पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स, पी नॉट तो पी नॉट है, पी नॉट का वैल्यू पी नॉट जो इनिशियल दे रखा था, पी नॉट माइनस एक्स का वैल्यू है पी माइनस पी नॉट बाई 2। ओके, तब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा क्या, 2 पी नॉट, ये हो जाएगा 2 पी नॉट माइनस पी, यहाँ से ये हो जाएगा प्लस पी नॉट, डिवाइड क्या कर दो 2, तो ये पी टी हो जाएगा 3 पी नॉट माइनस पी डिवाइड कर दो 2। ओके, अब इसको मैं फार्मूले के अंदर रख लेता हूँ। हमारा फार्मूला क्या है, के फाइंड करने का फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड टी लॉग इनिशियल प्रेशर पी नॉट अपॉन टी टाइम का प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर तो पी नॉट ही है, लेकिन टी टाइम का प्रेशर क्या हो जा रहा है 3 पी नॉट माइनस पी बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा के इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करने से। ओके, पी नॉट तो पी नॉट है, पी टी कितना हो जा रहा है 3 पी नॉट माइनस पी और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पी नॉट डिवाइड 3 पी नॉट माइनस पी। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड टी लॉग 2 पी नॉट डिवाइड 3 पी नॉट माइनस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 76 नंबर का सवाल। द स्लोप ऑफ आर्यनियस फ्लूइड ln k वर्सेस 1 अपॉन टी of first order reaction minus 5 cross 10 raised to 3, the value of EA reaction is, choose the correct option of your answer। ओके, मुझे स्लोप का वैल्यू दे रखा है और उससे मुझे फाइंड करना है EA का वैल्यू, तो EA का वैल्यू स्लोप से ही फाइंड कर सकते हैं इस सवाल के लिए। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है ln k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस EA अपॉन आर टी प्लस क्या लिख दूं मैं, लो ln a, ln लिखना पड़ेगा ln a। ओके, इसको मैं y मान लूँ, यहाँ से इसको mx और ये हो जाएगा c। तो इसका स्लोप का वैल्यू कितना है, हमने आगे भी डिस्कस करके रखा है कि ln k वर्सेस 1 अपॉन टी का जो ग्राफ बना दे तो उसका स्लोप हो जाएगा माइनस e अपॉन r। तो स्लोप का वैल्यू मैं इसके साथ कंपेयर कर लेता हूँ, ये हो जाएगा e अपॉन क्या r। स्लोप का वैल्यू मुझे दे रखा है कितना है माइनस 5 क्रॉस 10 रेज टू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई अपॉन आर, ये कट जाएगा, ई ए हो जाएगा ई ए इज इक्वल टू 5 क्रॉस 10 रेज टू 3 और आर का वैल्यू हो जाएगा 8.34314। ओके, अब यहाँ से आंसर मेरा निकल के सामने आएगा ई ए इज इक्वल टू 41.5 क्रॉस 10 रेज टू 3। ओके, ऑप्शन में अब यूनिट कुछ दिया नहीं, तो ये ऐसा हो सकता है कि 41.5 किलो जूल ही होगा, इससे अलावा कुछ सोचने की बात ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 41.5 किलो जूल। ओके, चलो नेक्स्ट वन सवाल 77 नंबर का सवाल। हाउ मेनी टाइम रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ऑन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 10 केल्विन टू 110 केल्विन। टेम्परेचर हम 10 से 110 केल्विन पर ले जाए तब उसका रेट कितना दुगना हो जाएगा वो हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू
2 की पावर क्या हो जाएगी, डेल्टा टी अपॉन 10, डेल्टा टी अपॉन 10। ओके, तब 2 का कितना टेम्परेचर में डिफरेंट आ रहा है, 110 माइनस 10 यानी कि 100। ओके, तो मैं यहाँ लिख दूँ 100 डिवाइड कर दूँ 10। ओके, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू 10। क्लियर। तो अब मेरा जो R2 है, मतलब मुझे इस तरीके से रिलेशन मिला दोनों के बीच में कि R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 10, 2 रेज़ टू 10। तो R2 मेरा क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R1 और 2 रेज़ टू 10 यानी कि 1024, 1024 कितना गुना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट वन सवाल। और ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट वन कंडीशन में टेम्परेचर 10 सेल्सियस बढ़ा है, उसको डबल कर दीजिए, 1 से 2 कर दीजिए, फिर उससे 10 सेल्सियस बढ़ा है तो ये दुगना कर लीजिए, ऐसे करके जाएंगे। फिर आप 100 सेल्सियस का जब डिफरेंट आएगा, मतलब कि 10 से जब आप 110 पे पहुंच जाएंगे, 110 पे पहुंच जाएंगे, तब ये हो जाएगा 1024। ओके, लेकिन ये फॉर्मूले से भी बढ़िया तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट वन सवाल मुझे दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी द फॉलोइंग टेबल रिएक्शन एक्स वाई जेड द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एक्स और 0 ऑर्डर ऑफ वाई। ओके, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, ऑर्डर हमें दे रखा है पहले से ही। तो रेट हमें बोला है कि एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और वाई के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है। तो वाई का जो कंसंट्रेशन बढ़ाने से कम करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, केवल और केवल वो किस पर डिपेंड करेगा, एक्स पर। और एक्स का भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो एक्स और जो रेट है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए, इस पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, 0.1 था कंसंट्रेशन, तो रेट कितना था, 2 × 10⁻²। अब रेट क्या हुआ, डबल, तो कंसंट्रेशन पे क्या हो गया, डबल। तो यहाँ पे 0.1 से डबल होके क्या हो जाएगा, 0.2। ओके, चलो अब नेक्स्ट वन कंडीशन में जान लेते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.2 से क्या हुआ, 0.4। तो यहाँ पे जो इसका रेट है वो भी डबल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8 × 10⁻², क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली जा रहे हैं। अब फिर से मैंने कंसंट्रेशन 2 × 10⁻² कर दिया, तो फिर से ये कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.1। तो ए के तौर पे मुझे मिलेगा 0.2, बी के तौर पे मुझे मिलेगा 8 × 10⁻² और सी के तौर पे मुझे मिलेगा 0.1 मोल लीटर इनवर्स। ओके, तो आंसर हमारा बन जाएगा ए इसमें। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 79 नंबर का सवाल। देखिए 79 नंबर के सवाल में क्या है, 79 नंबर का जो सवाल है उसमें कंडीशन इस तरीके से है कि 4a + b गिव 2c प्लस मुझे दिया है 2d। ओके, उसके बाद इस रिएक्शन के कुछ स्टेटमेंट मुझे दे रखे। ओके, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि -1/4 dA/dt इज इक्वल टू -dB/dt इज इक्वल टू 1/2 dC/dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dd/dt। ओके, अब इजी करने के लिए मैं ऐसा भी थोड़ा कर सकता हूँ कि सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा dA/dt, ये हो जाएगा 4 dB/dt, ये हो जाएगा 2 dC/dt, ये हो जाएगा 2d/dt। ओके, अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो A का रेट है उससे 4 गुना ये है, A के रेट से 2 गुना ये है, A के रेट से 2 गुना ये है, इसके दोनों का रेट इक्वल है, इसके रेट से इसका रेट 2 गुना है और D के रेट से इसका रेट 2 गुना है। तो अब बस स्टेटमेंट को देख लेना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट वन कंडीशन में क्या दे रखा है, और कोफिशिएंट से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि इसका भी 4 मोल कम हो जाएगा, तो केवल और केवल इसका एक ही कम होगा। इसका मतलब इसका रेट 4 गुना होगा, इसका रेट B के कंपेयर में A का रेट 4 गुना होगा।
तब फर्स्ट वन स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, द रेट ऑफ डिसअपेरेंस मतलब बी का कम होने का रेट इज 1/4 ऑफ रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। ओके, जो बी का कम होने का जो रेट है वो ए के कम होने के रेट से 1/4 है, तो सही बात है, वो बात सही है। ओके, और हमें निकालना भी क्या, सॉरी नॉट करेक्ट निकालना है, तो ये बात तो सही है। सेकंड वन हम देख लेते हैं, टाइम द रेट। ओके, द रेट ऑफ डिसअपेरेंस बी 1/4, इसका 4 मोल कम हो जाएगा तब जाके केवल और केवल इसका 1 ही मोल कम होगा। तो इसके रेट के मुकाबले ये 4 गुना है, तो दूसरे कंपेयर में ऐसा भी बोल सकता हूँ कि बी का रेट ए के कंपेयर में 1/4 है। ओके, स्टेटमेंट 1 राइट। द रेट ऑफ अपीयरेंस सी इज हाफ रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी। ओके, जो सी का बनने का जो रेशियो है वो हाफ रेट डिसअपेरेंस ऑफ बी, नहीं ये बात गलत है। सी का जो बनने का रेट है वो बी के कम होने के रेट से दुगना होना चाहिए, यहां से मालूम पड़ रहा है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द रेट ऑफ फॉर्मेशन डी हाफ रेट ऑफ द कंजप्शन ऑफ ए। तो ए का कम होने का जो रेशियो है वो डी के फॉर्मेशन होने से हाफ हो जाएगा। डी इज हाफ रेट ऑफ द कन्वर्शन ऑफ ए, सही बात है, क्योंकि ये ए के 4 मोल कम हो रहा है तब इसके 2 मोल ही बन रहे हैं, तो हाफ ही हो जाएगा। द रेट ऑफ फॉर्मेशन सी एंड डी इक्वल, यस सही बात है, तो आंसर बन जाएगा कौन सा, इनकरेक्ट है, तो ये बॉम्बे वाला इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 80, फॉर द केमिकल प्रोसेस एनर्जी आर फ्लोटेड इन ग्राफ विच फॉलोइंग इनकरेक्ट। ओके, ये एक रिएक्शन हमें दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई इस रिएक्शन में इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी था, वो एक्टिवेशन एनर्जी पाके फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट का एनर्जी इतना है, मतलब कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जी बिल्कुल सही बात है, तो B माइनस ए हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड वन हम देख लेते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना है, तो रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है उसके बाद उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जितना एनर्जी लिया, C जितना एनर्जी लिया, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ग्राफ है हमारा, ये रिएक्टेंट के पास एनर्जी था, ये इतना लेके ये कन्वर्ट हो गया, तो ये हमें क्या दे रखा है, ए, ये क्या दे रखा है, सी का वैल्यू दे रखा है, ये दोनों को मिला है तो क्या हो जाएगा, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी ही दे रखा है, तो सही बात है सेकंड वन भी। ओके, अब हमें बोला है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये फॉरवर्ड माने और इसको हम मान ले ये बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड ज्यादा है फॉर्मेशन फॉरवर्ड से, तो ये बात भी सही है। तो सभी जो फॉर्मूला दे रखा है वो सही दे रखा है इस ग्राफ के मुताबिक, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली ऑल ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 81 में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिरामिडिन बेस, कौन सा पिरामिडिन बेस नहीं है। ओके, तो पिरामिडिन बेस इसमें से कौन सा नहीं है, ग्वानिन, ग्वानिन है वो पिरामिडिन बेस नहीं है, वो प्यूरिन माना जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ग्लूकोज रिएक्ट विथ HNO3, ग्लूकोज HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सैकरिक एसिड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 83 में देख लेते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज गिवन एज। ओके, कौन सा टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है किस में, तो फाइब्रोज में ये कंडीशन बनी बॉम्बे में। ओके, नेक्स्ट वन, विच पेयर इज एग्जांपल ऑफ एनोमर्स, कौन सा दो पेयर है वो एनोमर्स को शो कर रहा है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है वो एक दूसरे के एनोमर्स माने जाते हैं। 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेप्टाइड हार्मोन, कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है, तो ग्लूकेगॉन है वो पेप्टाइड हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट वन 86 नंबर का सवाल, विच वन ऑफ द फिनोमिना ऑफ द म्यूटा रोटेशन, कौन सा केस में जो म्यूटा रोटेशन होता है, तो प्लस सुक्रोज के केस में म्यूटा रोटेशन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सोल्युबल विटामिन, कौन सा फैट सोल्युबल विटामिन नहीं है, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से वो सोल्युबल नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज स्टार्च इन वाटर इनसॉल्युबल,
स्टार्च और वाटर दोनों में इनसॉल्युबल कौन सा है? तो एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन है वो स्टार्च और वाटर इनसॉल्युबल माना जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 89। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी किस डिजीज? विटामिन बी की डेफिशिएंसी क्या होता है, कौन सा डिसीज होता है? तो बेरी बेरी होता है। ओके, और लास्ट वन सवाल, नंबर ऑफ कायरल कार्बन बीटा डी प्लस ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हुआ करते हैं? तो 5 कायरल कार्बन हुआ करते हैं बीटा डी ग्लूकोज में। चलो, थैंक यू। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 81 में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिरिमिडिन बेस? कौन सा पिरिमिडिन बेस नहीं है? ओके, तो पिरिमिडिन बेस इसमें से कौन सा नहीं है? ग्वानिन, ग्वानिन है वो पिरिमिडिन बेस नहीं है, वो प्यूरिन माना जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ग्लूकोज रिएक्ट विथ HNO3, ग्लूकोज HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सैकरिक एसिड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 83 में देख लेते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज गिवन एज। ओके, कौन सा टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है किस में? तो फाइब्रोज में ये कंडीशन बनी बॉम्बे में। ओके, नेक्स्ट वन, विच पेयर इज एग्जाम्पल ऑफ एनोमर्स? कौन सा दो पेयर है वो एनोमर्स को शो कर रहा है? तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है वो एक दूसरे के एनोमर्स माने जाते हैं। 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेप्टाइड हार्मोन? कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है? तो ग्लूकेगॉन है वो पेप्टाइड हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट वन 86 नंबर का सवाल, विच वन ऑफ द फिनोमिना ऑफ द म्यूटर रोटेशन? कौन सा केस में जो म्यूटर रोटेशन होता है? तो प्लस सुक्रोज के केस में म्यूटर रोटेशन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सोल्युबल विटामिन? कौन सा फैट सोल्युबल विटामिन नहीं है? यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से वो सोल्युबल नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज स्टार्च इन वाटर इनसॉल्युबल? स्टार्च और वाटर दोनों में इनसॉल्युबल कौन सा है? तो एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन है वो स्टार्च और वाटर इनसॉल्युबल माना जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 89। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी किस डिजीज? विटामिन बी की डेफिशिएंसी क्या होता है, कौन सा डिसीज होता है? तो बेरी बेरी होता है। ओके, और लास्ट वन सवाल, नंबर ऑफ कायरल कार्बन बीटा डी प्लस ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हुआ करते हैं? तो 5 कायरल कार्बन हुआ करते हैं बीटा डी ग्लूकोज में। चलो, थैंक यू।